मैंने एक इक्वेशन तुम्हें लिखवाई है, कौन सी? n1 sin i इक्वल टू n2 sin r, ठीक है। और नीचे वाला जो मीडियम है, सपोज करो कि उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है √2। कितना दे रखा है? √2 हो सकता है, टेंशन मत लो तुम। और ये अपनी इंसिडेंट लाइट है, और आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 45 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 45 डिग्री। तो आपको ये सारी वैल्यू स्नेल्स लॉ में पुट करनी है, सारी वैल्यू कहां पुट करनी है? स्नेल्स लॉ में। और आपको साइन आर की वैल्यू निकालनी है, पर आपको बताना है कि लाइट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल होगी कि अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी। तो आप ध्यान से सुनो। तो n1 sin i इक्वल टू n2 sin r। ऊपर वाले मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है? 1। नीचे वाले मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है? √2। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दे रखा है? 45 डिग्री। आपको साइन आर निकालना है। तो ध्यान से देखो, ऊपर वाले मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1 है, नीचे वाले का √2 है। मतलब ऊपर वाला कौन सा मीडियम है? रेयरर। नीचे वाला कौन सा मीडियम है? डेंसर। क्योंकि नीचे वाले मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो एक बात तो पक्की है कि लाइट क्या होगी? नॉर्मल की तरफ आ जाएगी। तो कैसे करते? देखो, इसको एक्सटेंड करो लाइट को, तो हिसाब से तो ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन लाइट क्या होगी? नॉर्मल के पास आ जाएगी। तो ये अपना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा? आर। तो अब वैल्यू पुट करते हैं अपन। तो वैल्यू कैसे पुट करेंगे? वैल्यू आ जाएगी n1 sin i इक्वल टू n2 sin r। तो n1 कितना है? 1। sin i, ध्यान से देखो, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 45 डिग्री। इक्वल टू n2 कितना है? n2 है √2। और फिर क्या आ जाएगा? साइन आर। सॉल्व करो। साइन 45 मैंने तुम्हें लिखवा रखा है, अगर तुम्हारे पास नहीं है तो साइन 45 होता है 1/√2। सब वैल्यू पुट करो। सर 30 डिग्री आंसर। 30 डिग्री करेक्ट। तो 1 साइन 45 कितना है? साइन 45 है 1/√2। √2 साइन आर। इस √2 को नीचे भेजो, इस √2 को तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे भेजोगे तो कितना हो जाएगा? हाफ। तो हाफ किसके बराबर आया? साइन आर के। और साइन आर हाफ है, मतलब आर कितना है? 30 डिग्री। आया समझ में? किसी को कोई डाउट है ये क्वेश्चन मैंने कैसे सॉल्व कराया? मैं एक और क्वेश्चन करा रहा हूं, है ना, एक और क्वेश्चन करा रहा हूं, क्योंकि ये वाली चीज जनरली तुम लोग छोड़ देते हो, है ना। एक और क्वेश्चन करा रहा हूं, तो एक बार लिख लो इसको, फिर मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूं। और सही में यार, ये पता नहीं इंटरनेट का क्या दिक्कत है, राम जाने। तो अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, अब सब सॉल्व करना है उसको। तो क्वेश्चन है ये सेपरेशन है। ऊपर वाले मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 4 दे रखा है, नीचे वाले मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मैंने तुम्हें 2 दे रखा है। पर आपकी जो लाइट है, आपकी लाइट आ रही है इस तरीके से, ये आपकी लाइट आ रही है इस तरीके से, और ये आपका नॉर्मल है। ये क्या है? अपना नॉर्मल। और ये एंगल मैंने तुम्हें दे रखा है 60 डिग्री। कितना दे रखा है? 60 डिग्री। जिसने मिस कर दिया है, तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। इसको लिख लो। तो आपको एक तो बताना है कि साइन आर की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। एक आपको बताना है कि लाइट डेंसर से रेयर जाएगी, मतलब लाइट बैंड टूवर्ड्स नॉर्मल होगी कि बैंड अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी। सॉल्व करो, कोई आंसर बोलेगा नहीं, सब सॉल्व करो। साइन 60 √3/2 दे रखा है, साइन आर आपको निकालना है, यहां पे आपको स्नेल्स लॉ पुट करना है। सॉल्व करो। सब स्नेल्स लॉ पुट करो। स्नेल्स लॉ याद है क्या था? देखो, स्नेल्स लॉ तुम्हें याद रखना है। तो n1 sin i इक्वल टू n2 sin r, यही है स्नेल्स लॉ। n1 मतलब कौन से मीडियम में लाइट आ रही है, तो n1 का वैल्यू तो कितना आ जाएगा? 4। फिर पुट करते हैं i की जगह, तो i कितना है? 60 डिग्री। फिर पुट करते हैं n2 की वैल्यू, n2 की वैल्यू कितनी है? 2। फिर क्या आ जाएगा? साइन r। अब साइन 60 की वैल्यू देखो, लिखवा ही चुका हूं मैं। साइन 60 कितनी है? √3/2 इक्वल टू 2 इंटू ये क्या आ जाएगा? साइन r। तो आया समझ में? यहां से तुम इसको नीचे भेज दो, आई थिंक 4 से 4 कट जाएगा। 4√3। आपको नहीं 4√3 नहीं, 2 नीचे आएगा ना यार, 2 नीचे आएगा हीरो। सर वो 2 और 2 ऐसे ही कट नहीं कर सकते क्या सर? नहीं 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 नहीं, ये डिनोमिनेटर में है, वो न्यूमरेटर में है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो 2 2 जा 4, ये 4 से अच्छा 4 हाँ कट सर। जाएगा, है ना। और एक और चीज ध्यान से देखो, अब ऊपर वाला मीडियम क्या है? डेंसर है। और नीचे वाला मीडियम क्या है? रेयरर। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, नीचे वाले मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या है? कम है। तो डेंसर से रेयरर में क्या होता है? अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो पहले तो आप एक डॉटेड लाइन खींच दो ऐसे, और अवे फ्रॉम नॉर्मल मतलब नॉर्मल से दूर हो जाएगी। तो ये आपका आएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। ओके, किसी का कोई डाउट है स्नेल्स लॉ में?
कुछ पूछना है? तो कुछ नहीं पूछना है तो अगले वाले पे आता हूं मैं। तो अगला कैसे करेंगे, अब सब ध्यान से देखो। सपोज करो कि ये आपका सेपरेशन ऑफ मीडियम है, ऊपर वाला मीडियम है एयर, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1, और नीचे कोई पता नहीं कोई आर्बिट ग्लास है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है सपोज करो 2। और आपकी एक लाइट है वो देखो इस तरीके से आ रही है ना। अब तुम ये मत पूछना सर कैसे आ रही है ना, एक लिमिटिंग कंडीशन में आ सकती है। मान लो आपकी जो लाइट है वो ऐसे आ रही है इस तरीके से, और यहां पे वो इंसिडेंट हो रही है। कहां पे? इस जगह आपकी लाइट इंसिडेंट हो रही है। तो करीबन करीबन ये एंगल कितना है 90। तो आपकी लाइट कैसे आ रही है? इस तरीके से आ रही है, इस तरीके से। तो करीबन करीबन ये एंगल कितना है 90। तो आपको बताना है कि आर की वैल्यू कितनी होगी। आपको क्या बताना है? एंगल आर कितना होगा। और कंप्लीट दिस रे डायग्राम, कंप्लीट दिस रे डायग्राम। एक तो आपको इस रे डायग्राम को कंप्लीट करना है और आपको आर की वैल्यू बतानी है। आपको बता दूं मैं, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट लाइट जो एंगल बनाती है वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट लाइट ने कितना एंगल बनाया? 90। तो मैं आपको दे रहा हूं, वापस लिख के दे रहा हूं, साइन 90 तो क्या 1 आ होता रहा है? है। 1। साइन 90 क्या होता है? 1। स्नेल लॉ पुट 1 करो। तो sin r 1 आ रहा है। नहीं, साइन आर 1 तो नहीं आएगा यार। सब स्नेल्स लॉ पुट करो। स्नेल्स लॉ क्या होता है? n1 साइन आई 1/2 आएगा। इक्वल टू n2 साइन आर। n1 साइन आई मतलब जिस मीडियम में लाइट आ रही है, n2 साइन आर मतलब जिस मीडियम में जा रही है। तो n1 कितना है? ध्यान से देखो, n1 कितना है? 1। सर 1/√2 इंटू साइन 90, आई की जगह 90 आ जाएगा। n2 कितना है? 2 इंटू क्या आ जाएगा? साइन आर। लेकिन ध्यान से देखो, साइन 90 कितना है? साइन 90 है 1। तो मेरा तो 1/2 30 डिग्री आ रहा है। तो हाँ हाँ, रुक जा भाई। r 30 1 डिग्री। इक्वल टू 2 साइन आर आया, तो साइन आर कितना आया? हाफ, मतलब आर कितना आया? 30 डिग्री। आया समझ में? तो आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना मिला? 30 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 30 डिग्री, इसका मतलब क्या है कि ये तो है अपनी रिफ्रैक्टेड लाइट, और ये वाला एंगल कितना है? क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन सा होता है? जो रिफ्रैक्टेड लाइट किसके साथ बनाती है? नॉर्मल के साथ। लिख लो इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो इसको अपनी कॉपी में। तो यूज क्या करना है? स्नेल्स लॉ, मतलब n1 साइन आई इक्वल टू n2 साइन आर। ओके, किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? आप में से किसी का ऑडियो होना यार, अपना ऑडियो बंद कर दो यार, है ना। कोई डाउट है किसी को? तो कोई डाउट नहीं है तो उसके बाद इस चीज को अपनी कॉपी में लिख लो कि मान लो कि ये सेपरेशन है और सपोज करो कि ये नॉर्मल है। मैं जनरली देखा है कि तुम लोगों को इस चीज में बहुत डाउट होता है। अगर मान लो कि कोई तुम्हें बोले कि लाइट इज कमिंग पैरेलल टू द नॉर्मल, तो लाइट अगर नॉर्मल के पैरेलल आ रही है तो पैरेलल टू नॉर्मल, अगर ये वर्ड लिखा है इसका मतलब आई क्या होगा? 0 डिग्री। क्योंकि ध्यान से देखो, नॉर्मल और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में कितना एंगल है? 0 डिग्री। तो याद रखना, पैरेलल टू नॉर्मल का मतलब क्या है? आई क्या हो गया? 0 डिग्री। और याद रखना, साइन 0 होता भी क्या है? 0। इसको अपनी कॉपी में लिख लो, क्योंकि अपने एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। लाइट इज कमिंग पैरेलल टू द नॉर्मल, पैरेलल टू नॉर्मल मतलब आई कितना हो गया? 0 डिग्री। और एक और मैं जनरली देखा है कि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, लिखा होता है लाइट इज कमिंग पैरेलल टू सरफेस। लाइट किसके पैरेलल है? अब सरफेस के पैरेलल है। सरफेस के पैरेलल का मतलब क्या है? अब सब ध्यान से समझना। सपोज करो कि ये अपना नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, और लाइट सरफेस के पैरेलल है। सरफेस के पैरेलल है मतलब इंसिडेंट लाइट कैसे आ रही है? ऐसे। तो याद रखना, अगर पैरेलल टू सरफेस है मतलब आई कितना लेना है? 90 डिग्री। आया समझ में? तो इन दोनों चीजों को अपनी कॉपी में लिख लो। क्या चीज लिखनी है आपको? पैरेलल टू नॉर्मल मतलब आई 0, और साइन 0 क्या होता है? 0। पैरेलल टू सरफेस मतलब आई 90, और साइन 90 क्या होता है? साइन 90 होता है 1। इन दोनों कंसेप्ट को अपनी कॉपी में लिख लो, है ना। लिख लो जल्दी इसको, इसको लिख लो एक बार। तो अगर ये लिख लिया तो अब अपन लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पे आते हैं। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के दो पार्ट है, पहला और दूसरा। पहला तो देखो आसान है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो आपकी इंसिडेंट रे, आपका नॉर्मल और एक आपका रिफ्रैक्टेड रे,
ये तीनों आपके एक ही प्लेन में रहते हैं। कौन से? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो एक तो ये लिख लो अपनी कॉपी में। उस दिन शायद मुझे किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था तो कि अपने को इमेज क्यों दिखती है पानी में, क्योंकि लाइट पहुंचती है ना तो उसका एक पार्ट तो रिफ्लेक्ट कर जाता है, एक पार्ट रिफ्रैक्ट कर जाता है, तो अपने को इस पार्ट के कारण अपनी इमेज दिखती है। पर अपन अभी रिफ्लेक्शन की बात कर ही नहीं रहे, अपन किसकी बात कर रहे हैं? रिफ्रैक्शन की। तो पहला लो लिख लो आप कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड और नॉर्मल सब एक प्लेन में रहते हैं। और दूसरा ये लिख लो, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज रिलेटेड टू एंगल ऑफ इंसिडेंस एस साइन थीटा 1 2 अपॉन साइन थीटा 1 थीटा 2, मतलब ये आर हो जाएगा। तो साइन आर अपॉन साइन आई इक्वल टू v2 बाय v1। v2 मतलब वेलोसिटी इन सेकंड मीडियम, v1 मतलब वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम। ये आया कैसे मैं तुम्हें अभी बताता हूँ, पहले एक बार इसको लिख लो। ये दो लो है, दोनों को लिख लो। तो ये सेकंड लॉ आया कैसे, ये मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। लिख लिया इसको? अगर नहीं भी लिखा हो तो मैं तुम्हें स्लाइड भेज दूंगा, तुम बाद में लिख देना, है ना। और वैसे भी बाद में मैं तुम्हें इन सबके रिटर्न नोट देने ही वाला हूँ, तो एक बार समझ लो बस। तो पहला लो और दूसरा लो। अब ये दूसरा लो आया कैसे? तो दूसरा लो कैसे आया, अब सब ध्यान से इसको लिख लेना अपनी कॉपी में कि दूसरा लो आया कैसे। याद है परसों मैंने तुम्हें पढ़ाया था N1 V1। सर 1 मिनट, वो लिखना है। अच्छा लिखना है, हो गया, तुम लिख लो। ये कैसे आया दूसरे लो पे, एक बार तुम लिख लो, मैं समझाता हूँ उसको कैसे आया, है ना। एक बार तुम खाली लिख लो, मैं इसको समझा रहा हूँ। लिख लिया क्या? हाँ सर। तो सपोज करो कि ऊपर वाला मीडियम 1 है, वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है और वहां पे वेलोसिटी कितनी है V1। और नीचे वाला सेकंड मीडियम में मान लो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2, वेलोसिटी V2। और मान लो ये अपनी इंसिडेंट रे है, तो अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लो I, और मान लो कि ये अपना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया R। तो याद है परसों मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया था? N1 V1 इक्वल टू N2 V2, याद है? N1 V1 इक्वल टू N2 V2। तो अपन N1 N2 को नीचे ले आओ, तो N1 अपॉन N2 हो जाएगा, और V1 को उधर लेके जाओ तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा V2 अपॉन V1। N2 नीचे आया, V1 इधर गया। एक इक्वेशन तो याद है, ये आ गई। पर आज मैंने तुम्हें एक और इक्वेशन क्या पढ़ाई? आज मैंने तुम्हें इक्वेशन पढ़ाई N1 sin I इक्वल टू N2 sin R पढ़ाया मैंने। तो आप क्या करो, N2 को उधर भेज दो, sin I को नीचे भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा? N1 अपॉन N2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये आएगा तुम्हारा sin R अपॉन sin I। मैंने क्या किया, N2 को उधर डिनोमिनेटर में भेज दिया, इसको इसको। लेकिन N1 अपॉन N2 किसके बराबर है? ध्यान से देखो, ये किसके बराबर है? V2 अपॉन V1। इसलिए पिछली स्लाइड में था तो ये फॉर्मूला लिखा हुआ था, तो ये इन दोनों को कंबाइन करके आया है। तो लिख लो इन दोनों फॉर्मूले को। तो इसके साथ अपना लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन वाला टॉपिक खत्म होता है ना। तो याद रखना, रेयर से डेंसर बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, डेंसर से रेयर बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। और दोनों स्नेल्स लॉ, दोनों कौन से? N1 V1 इक्वल टू N2 V2 और N1 sin I इक्वल टू N2 sin R। लिख लो इसको। अगर ये लिख लिया तो अब अपन आते हैं ग्लास स्लैब पे। ये लिख लिया आपने? ये वैसे भी स्लाइड में तुम्हें भेज दूंगा, है ना, इसका PDF बना के, तो तुम लिख लेना। अब लास्ट चीज है अपनी, वो है ग्लास स्लैब। मान लो ये ग्लास स्लैब है, मान लो बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 और अंदर का N2। और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो देखो ये बाहर से ज्यादा ही होने वाला है, तो N2 ग्रेटर देन N1। ये जो दिख रही है ना, सपोज करो कि ये है अपनी इंसिडेंट लाइट। ये क्या है? इंसिडेंट लाइट। और इंसिडेंट लाइट नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती, तो ये क्या हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस I। अब ध्यान से देखो, N2 ग्रेटर देन N1 है, मतलब ये वाला मीडियम तो डेंसर है, बाहर वाला क्या है? रेयर। और रेयर से डेंसर जाते तो नॉर्मल के पास आ जाते हैं। तो अपन अगर ऊपर वाली लाइट को एक्सटेंड करेंगे तो ध्यान से देखो, तो आप नॉर्मल के पास आ गए, और ये क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1। तो इसको हम बोलेंगे, ये कौन सी रे है? ये हो जाएगी तुम्हारी रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। अब ये लाइट जब यहां पहुंचेगी, तो अगर तुम्हें मैथमेटिकल प्रॉपर्टी पता है तो शायद ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? ये वाला एंगल भी कितना होगा? R1। अब ध्यान से देखो, तो यहां पे जब लाइट पहुंचेगी तो यहाँ पे एरो बना देना,
अब लाइट कहां से कहां जा रही है? अब लाइट जा रही है डेंसर से रेयर। तो अब आपकी लाइट क्या हो जाएगी? नॉर्मल से दूर हो जाएगी। अब देखो लाइट को जाना कहां चाहिए? लाइट को जाना चाहिए तुम्हारे सामने, लेकिन लाइट हो जाएगी नॉर्मल से दूर। तो ये होती है एंगल ऑफ इमर्जेंस। और ये लाइट बाहर निकल रही है, मतलब इमर्ज कर रही है, तो इसको अपन बोलते हैं इमर्जेंट लाइट। और ये कौन सा एंगल होता है? ये होता है एंगल ऑफ इमर्जेंस ई। तो यहाँ पे 4 एंगल है। कौन सा? एंगल ऑफ आई कौन सा है? एंगल ऑफ आई को अपन बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। R1 और R1 ये कौन से हैं? ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और बाहर वाला E इमर्जेंट लाइट है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। और याद रखना एक ग्लास स्लैब के लिए I और E दोनों बराबर होते हैं। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वही आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस भी होगा। ठीक है, तो इसको अपनी कॉपी में बना लो। तो बेसिकली पहले आपकी लाइट कहां से कहां जाती है? रेयर से डेंसर, क्योंकि पहले तो लाइट किस में जा रही है? ग्लास में जा रही है, तो बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। फिर आपकी लाइट ग्लास से वापस बाहर आ रही है, तो डेंसर से रेयर, तो बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो 4 एंगल है, I, R1 और E। 3 तरीके की लाइट है। कौन सी? इंसिडेंट लाइट, रिफ्रैक्टेड लाइट, रिफ्लेक्टेड मत कर देना, और बाहर कौन सी निकल रही है? इमर्जेंट लाइट। आया समझ में? लिख लो इसको। इसको बना लो अपनी कॉपी में। टॉपिक है रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ ग्लास स्लैब। टॉपिक है आपका रिफ्रैक्शन फ्रॉम ए ग्लास स्लैब। एक ग्लास स्लैब से आपका रिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है? तो सबसे पहले इंसिडेंट लाइट बनाओ, फिर नॉर्मल, फिर रिफ्रैक्टेड लाइट बनाओ, और फिर इमर्जेंट लाइट। और याद रखना अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे ना, कौन सी? इंसिडेंट लाइट को, तो ये इमर्जेंट लाइट के पैरेलल होगी। और ये जो डिस्टेंस होती है इसको हम बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। मैं इसको वापस बना रहा हूं पूरे डायग्राम को। इसको हम क्या बोलते हैं? लैटरल डिस्प्लेसमेंट। इस पूरे डायग्राम को मैं वापस बना देता हूं अच्छे से, और मैं इसका एक अच्छा प्रिंट तुम्हें अभी भेज दूंगा। तो एक बार मैं इसको वापस बना रहा हूं, तो जिसने नहीं लिखा है वो मेरे साथ साथ बना लो। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको एक ग्लास स्लैब बनाना है इस तरीके से चौकोर। फिर आप अंदर लिखो N2, बाहर लिखो N1, और साइड में लिखो N2 ग्रेटर देन N1। फिर ये आपकी इंसिडेंट लाइट है। सबसे पहले इंसिडेंट लाइट बनाओ, और यहाँ पे क्या बना दो? यहाँ पे बना दो आप नॉर्मल। तो ये आ जाएगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस I। फिर क्या करो? आप लाइट को बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल कर दो, मतलब लाइट को नॉर्मल के पास ले आओ। तो यहाँ पे बना दो आप R1। फिर यहाँ पे वापस नॉर्मल बनाओ। तो यहाँ पे वापस नॉर्मल बनाओगे तो ये हो जाएगा आपका R2। और यहां से लाइट बाहर निकल रही है, तो ये वाला जो एंगल है ये हो जाएगा आपका इमर्जेंट एंगल E। तो ये आपकी इंसिडेंट लाइट, ये आपकी रिफ्रैक्टेड लाइट, ये आपकी इमर्जेंट लाइट। पर इस ऊपर वाली लाइट को अगर आप एक्सटेंड करोगे ना, ऊपर जो आ रही है वो, उसको एक्सटेंड करोगे तो इस तरीके से एक्सटेंड करना। तो होता क्या है? ग्लास स्लैब क्या करता है? अपनी लाइट को डिस्प्लेस कर देता है। अगर ग्लास स्लैब ना होता तो लाइट ऐसे ही जाती, लेकिन ग्लास स्लैब के कारण क्या हुआ? लाइट डिस्प्लेस हो गई। और इसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको अपन बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं इसको अपन? लैटरल डिस्प्लेसमेंट। और ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करेगा? लिख लो। एक तो N1 पे डिपेंड करेगा, एक N2 पे डिपेंड करेगा, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करेगा, और मान लो ग्लास स्लैब की थिकनेस आपको D दे रखी है, तो एक किस पे डिपेंड करेगा? D पे। तो कोई तुम्हें पूछ ले कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट किस किस पे डिपेंड करता है? N1 पे, N2 पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, और D मतलब ग्लास स्लैब की थिकनेस कितनी है उस पर। D मतलब क्या है? अपने ग्लास स्लैब की क्या थिकनेस है उस पर। 4 पैरामीटर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये है अपना ग्लास स्लैब। इंसिडेंट लाइट ये कौन सी है? रिफ्रैक्टेड लाइट, इंसिडेंट लाइट, और लास्ट वाली कौन सी है? इमर्जेंट लाइट। अच्छा, अब कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो, क्योंकि अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है। तो स्नेल्स लॉ हो गया, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, ग्लास स्लैब हो गया। नेक्स्ट क्लास में मैं आऊंगा रिफ्रैक्शन फ्रॉम कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस में। कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना आप मीटिंग लीव कर सकते हो। किसी को रिकॉर्डिंग चाहिए तो मेरे से ले लेना, ये स्लाइड में तुम्हें भेज दूंगा और आज के क्वेश्चन में तुम्हें भेज दूंगा। सर हाँ पूछो।
सर वो जो एक टेबल थी ना जिसमें दूसरे टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दी हुई थी, हाँ 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 सर वो टेबल आप मेरे को भेज देना। हाँ, पर यार वो याद करने की कोई जरूरत नहीं है, अपने एग्जाम में सब दे रखा होता है, तो भी तुम्हें चाहिए तो भेज दूंगा। मैं तुम्हें भेज दूंगा, एक काम करो, वैसे याद मत करना उसको, है ना, सब दे रखा होगा। अच्छा ठीक ठीक है है, सर। ओके। अगर किसी को कोई डाउट नहीं हो तो आप लीव कर सकते हो, है ना। सर इसकी डाउट हो तो रिकॉर्डिंग भेज देना। यार इसकी आधी रिकॉर्डिंग ही हो पाएगी, क्योंकि बीच में वो मीटिंग ब्रेक हो गई थी ना, वो आधी हो पाएगी, अब मैं आधी भेज दूंगा, और तो क्या। ठीक है, चलो ओके यार, कोई डाउट हो तो तुम मुझे भेज देना, है ना। और मैं तुम्हें स्लाइड और क्वेश्चन भेज रहा हूँ।